हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी, जो कि 2020 में हुई थी, आज हम उसका जो 1 दिसंबर 2020 को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसका जो हम आज मैथ का पेपर देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सेट 1 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्यों के बीच 36 का अंतर है। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है रुपए में। ठीक है, जब भी आपको कोई दो छूट दी हुई हो और उनके क्रमिक छूट पूछी हुई हो, तो जो फार्मूला होता है वो होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। यही फार्मूला हम यहाँ पे रखेंगे। 20% और 12% की जो क्रमिक छूट है उनके समतुल्य छूट निकालेंगे। ठीक है, तो x बराबर है 20%, यानी 20 और 12 ये हो गए 32%। 32% माइनस 20 और 12 के गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240 अपॉन में 100। तो ये आ जाएगा 32% माइनस 2.4। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 29.6। ठीक है, अब ये आ गई 29.6% निकल के। अब 32% और 29.6% का अंतर हमको दे रखा है, वो है 36 रुपये। तो 32% माइनस 29.6% का जो रेशियो है, ये अंतर है, ये दे रखा है 36 रुपये। तो इनका जो अंतर है ये आ जाएगा, कितना आएगा, 2.4 रुपये ही आएगा। 2.4% बराबर 36। ठीक है, देखते हैं। अब 2.4% बराबर 36 है, तो 1% हम निकालेंगे। 1 मिनट ऊपर से कर ले रहे हैं। तो यहाँ से एक यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकालेंगे। 1% बराबर हो जाएगा 36 बटे में 2.6। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 2.4। अब 100% की हमें वैल्यू चाहिए, क्योंकि कोई भी जो सीपी होती है, आपकी कोई भी चीज़ जो होती है प्रारंभ में जो होती है वो 100% होती है। तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से ये हो जाएगा 360 अपॉन में 24 मल्टीप्लाई में 100। 6 से काटेंगे, 6 से 4 बार, 6 से 6 बार 60 आ गया। यहाँ से काटेंगे, ये आ गया 25। ठीक है, और 25 से 6 बार, 25 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150 1500 रुपये। ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से देय ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध क्या होगी। ठीक है, 12% वार्षिक है, तो ब्याज त्रैमासिक देय है, और एक साल में जो कितनी 4 तिमाही होती हैं। ठीक है, त्रैमासिक देय यानी कि 3%, 3%, 3%, 3%, ये एक साल की तिमाही हो गई। ठीक है, अगर एक साल में तिमाही ब्याज दिया जाएगा तो एक तिमाही को जो ब्याज होगा वो 3% होगा। अब हमें इनके समतुल्य वार्षिक ब्याज दर निकालनी है, यानी कि वही वाला फार्मूला अभी हमने जो बताया था उसमें छूट दी हुई थी, इसलिए वहाँ पे माइनस हुआ। यहाँ पे हमें ब्याज दर निकालनी है, तो फार्मूला हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। इस फार्मूले को पहले हम इन दोनों में अप्लाई करेंगे, और इन दोनों में अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगी 6% प्लस 9 अपॉन 100। तो ये आ गई 6.09%। ठीक है, इन दोनों की जो वैल्यू है वो 6.09% आ गई, और इसी तरह इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू है वो आ जाएगी 6.09%। चलिए, अब इन दोनों ये जो वार्षिक ब्याज दर आई हैं, समतुल्य ब्याज दर आई हैं, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए इनको हम अगले पेज में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ब्याज दर थी 6.09%, और दूसरी भी यही थी 6.09%। इनको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12.18
ठीक है, यही वाला फार्मूला लगाएंगे हम, x प्लस वाई प्लस एक्स बाई वाई 100। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, 6.09 मल्टीप्लाई 6.09 अपॉन में 100। चलिए हम देख लेते हैं इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इसको हम लिख लेते हैं 609। ठीक है, और ये जो है इसको हम लिख लेंगे 600 प्लस में 9। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54 36 और ये 2 जीरो। ठीक है, अब 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 81 और 54। चलिए देखते क्या आया, 1 8 4 4 8 5 5 10 की 0 असल 1। ठीक है, 6 1 7 तो 3। ये आपका आया है 37। तो ये आपका आ गया 12.18 प्लस में, और यहाँ पे कितने 2 2 4 अंक दशमलव आएगा, यानी 1 2 3 4, यानी ये आ गया आपका 37.08 अपॉन में 100। जब ये 100 हटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 12.18 और प्लस जो है प्लस 0.37 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे, 8 7 15 3 1 4 1 5.12, यानी आपका जो आंसर है वो आ गया 12.55। देखते हैं कोई ऑप्शन, हाँ ये रहा ऑप्शन बी 12.55%। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है एक व्यक्ति ने 50,000 का निवेश किया। ठीक है, जिसमें से कुछ राशि उसने 10% और जो बची हुई राशि थी उसने शेष 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की, यानी सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश की। 2 वर्ष पूरे होने पर उसे ब्याज के रूप में कुल 11,640 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, निवेश के प्रथम और द्वितीय भागों की राशि कितनी थी? चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे जो P दे रखा है वो दे रखा है 50,000। ठीक है, और ब्याज जो दे रखा है SI दे रखा है आपका 11,640। चलिए आगे देखते हैं। ये है फर्स्ट भाग और ये है सेकंड भाग। फर्स्ट भाग को उसने जो निवेश किया था वो किया था 10% पर, और जो सेकंड भाग को निवेश किया वो किया 12% पर। हम 12 को लिख लेंगे 10% प्लस 2%। ठीक है, अब अगर उसने पूरी राशि जो थी, उसने जो 50,000 रुपये की जो पूरी राशि थी, अगर उसने 10% पे निवेश की होती तो हम देखेंगे उसे कितना ब्याज मिलता। यही जो SI का फार्मूला है, SI बराबर PR इंटू टी, सॉरी PR इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, ये जो फार्मूला है, यानी P माने मूलधन, R माने दर और T समय। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे। P आपका दिया है 50,000, P दिया है 50,000। ठीक है, R है 10% इंटू में 10। 1 मिनट, इसको हम अगले पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगले पेज पर आते हैं। SI जो हो जाएगा ये आ जाएगा 50,000 में, दर जो थी वो 10 थी, R थी 10। ठीक है, समय कितना था? समय 2 वर्ष पूरे होने पे, यानी समय था 2 साल। ठीक है, बटे में 100। ये देख लेते हैं इसे कितना ब्याज मिला। तो इसे जो ब्याज मिला है वो 10,000 रुपये मिला है। इसे जो ब्याज मिला है वो मिला है 10,000 रुपये। ठीक है, लेकिन ब्याज इसे मिल कितना रहा है? 11,640। 11, लेकिन एक्चुअल ब्याज है 11,640, यानी जो ब्याज है वो एक्स्ट्रा ब्याज है। एक्स्ट्रा जो ब्याज है वो है 1,640 रुपये। यही ब्याज उसको एक्स्ट्रा है, और ये एक्स्ट्रा इसके पास क्यों है? क्योंकि उसने जो कुछ राशि थी वो 12% पे निवेश की थी, यानी ये जो 2% है इसकी वजह से ही ये जो 1,640 से एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यानी कि जो 2% है इसकी वैल्यू आ गई है 1,640 रुपये। अब हमें चाहिए सेकंड पार्ट की मान। तो सेकंड पार्ट जो था वो कितना था? जिसका 2% ब्याज 2 साल में
640 हुआ। देख लेंगे ये जो 100 है 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे ये 4 चौक 16, 4 एकम 4, 410 और ये 100 जाएंगे तो उसका जो सेकंड पार्ट आ गया ये आ गया 41,000 रुपये। ठीक है, 41,000 रुपये। जब उसका सेकंड पार्ट 41,000 है तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हो जाएगा 9,000 रुपये, क्योंकि जो टोटल राशि थी वो 50,000 रुपये थी। उसका जो फर्स्ट पार्ट आ गया वो आ गया 9,000 रुपये। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है वो आ गया 41,000 रुपये। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है एक क्वेश्चन 4 कह रहा है एक 0.8 सेंटीमीटर व्यास वाले दवा के एक कैप्सूल का आकार बेलन सदृश है, यानी कि जो उसका कैप्सूल है वो एक बेलन के आकार का है और इसके दोनों गोलार्ध यानी ऊपर का जो गोलार्ध है एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक है, संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। कैप्सूल की धारिता का मतलब होता है आयतन, यहाँ पे लिखा है सेंटीमीटर क्यूब, एंड सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो आयतन की वैल्यू, आयतन का जो वो होता है वैल्यू होती है। ठीक है, में कितनी है, दशमलव के 2 स्थान तक। तो पाई का मान जो दिया है वो 22.7 दिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेलन दिया है तो हम बेलन बना लेते हैं, एक अच्छा सा बेलन बनाएंगे। ये हो गया बेलन। ठीक है, इसके वो दोनों से ऊपर गोलार्ध चिपके हुए हैं, यानी एक ये गोलार्ध हो गया, गोला का आधा, और एक ये गोलार्ध हो गया। ठीक है, व्यास, इसका जो व्यास दे रखा है वो 0.8 है, तो इसकी जो आर हो जाएगी, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.4। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी जो त्रिज्या है ये हो जाएगी 0.4 सेंटीमीटर। और संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई यानी यहाँ से जो यहाँ तक की लंबाई है ये रख रखी है आपको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से बेलन की लंबाई निकाल लेंगे। बेलन की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी ये हो जाएगी पूरी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से 4 ये निकल गई और 4 इधर ये निकल जाएगी। ठीक है, तो ये 0.8 निकल जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर में से 0.8 निकाल देंगे तो ये कितनी, ये बचेगी 1.2 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो ऊंचाई आ गई ये आ गई 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमें आर पता है, आर है 0.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एच जो कि बेलन की ऊंचाई होती है 1.2 सेंटीमीटर, और पाई की मान हमें दे रखा है, ये दे रखा है 22.7। इसको वाले पेज पर सॉल्व कर लेंगे। और हमें चाहिए इसका आयतन, इसका वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा, एक ये गोलार्ध है। ठीक है, एक ये गोलार्ध है, जब ये दोनों गोलार्ध मिल जाएंगे तो ये एक संपूर्ण गोला बन जाएगा। ठीक है, तो और एक संपूर्ण गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, प्लस में बेलन भी यहाँ पे साथ में, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये जो है ये उस कैप्सूल का पूरे का आयतन हो जाएगा। अब यहाँ से हम 4/3, यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बट्टा 4/3 आर प्लस में एच, वैल्यू रख देंगे पाई आर स्क्वायर 4/3, आर की वैल्यू है 0.4 प्लस 1.2। ठीक है, ये आ गया पाई आर स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 1.6 अपॉन में 3 प्लस 1.2, यहाँ से 3 एलसीएम आ गया, 3 एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 1.6 और ये आ जाएगा आपका 3.6। और इधर ये पाई आर स्क्वायर ऐसे ही चलेगा। अब आगे देख लेते हैं। वन 1.6 और 3.6 इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 5.2। ठीक है, 6 6 12 की 2,
एक 3 1 4 1 5 यानी कि 5.2 ये हो गए 5.2 अपॉन में 3। और अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे। पाई का मान है 22/7 और आर है 0.4 इंटू 0.4। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 5.2 इंटू पॉइंट ये हो जाएगा 1.6 इंटू 22 अपॉन में 21। याद रखना ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32 की 2 हासिल लगा 3, 16 पंची 80 और 3 83 और ठीक है, और मल्टीप्लाई 22 दशमलव में यहाँ पे आएगा कितना, 2 अंक दशमलव आ जाएगा। कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? हाँ कुछ गलत हो गया है। तो यहाँ पे 0.4 और 0.4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0.16 आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दशमलव है ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये होगा 0.16 और यहाँ पे 0.832 आएगा इंटू 22 अपॉन में 21। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल है, लेकिन ये जो समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आपको एक एक स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी हम वैसे ही करेंगे, इधर आ गया दशमलव को बोल जाएंगे 832, इसको हम लिख लेंगे 20 प्लस में 2। ठीक है, 22 को लिख लिया। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16, एक ये 0। इसी तरह 2 का इसमें करेंगे, ये जाएगा 16 64, 16 है 64 अभी किया था। ये 4 आ गया, ये 6 4 10, ठीक है, 6 6 12 1 13 है, 6 1 7 1 8 यानी 18 304। 18 304 इसका वो आ गया मल्टीप्लाई। और यहाँ पे जो दशमलव है वो 3 अंक दशमलव है, तो यहाँ पे ये दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ गई 18.304 अपॉन में 21। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.87 आ जाएगा। ठीक है, 0.87 दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है, तो देख लेते हैं 0.87 ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। बोल रहे 18 ग्राम 4.5 किलोग्राम का कितना है। यहाँ पे ग्राम है तो फिर इसको भी हम किलोग्राम में बदल लेंगे, यानी 4.5 को हम 4.5 किलोग्राम को जब हम ग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4500 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम होता है, यहाँ पे 0.1 है तो यहाँ पे लगाएं तो ये 4500 आ जाएगा। अब पूछा कितना है, 18 ग्राम 4500 का कितना परसेंट है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 से काटेंगे, 9 से 5 बार, 9 से 2 बार, 5 से काटेंगे दशमलव 0 यहाँ पे 5 को 20, यानी ये आ जाएगा 0.4%, ऑप्शन बी। अगले सवाल पर आते हैं। बोल रहा है एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसतन 502, हर शनिवार को औसतन 475 और सप्ताह के अन्य दिनों में 340 पर्यटक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि जो महीना शुरू हो रहा है वो हो रहा है रविवार से, यानी कि महीने का जो पहला दिन होगा वो रविवार होगा, उसके बाद में अगला जो रविवार आएगा वो 7 को आएगा, उसके बाद में अगला आएगा कितने को, 14 को, फिर अगला आएगा 21 को, फिर आएगा 28 को, यानी एक महीने में जो कुल रविवार होंगे, कुल संडे होंगे, ये होंगे 5। ठीक है, कुल सैटरडे कितने होंगे, कुल शनिवार जो होंगे, जब रविवार 5 हैं, ठीक है, तो शनिवार ही हो जाएंगे 4 और बाकी दिन बचे हैं, रेस्ट डे बचे हैं 21। 5 4 9 यहाँ पे हो गए, 3 का महीना है तो 21 बचे हैं। ठीक है, अब हर रविवार को 502 औसतन पर्यटक आते हैं, तो इनका जो योग है वो हो जाएगा 502 में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5 9 10 और
5m 2510, ठीक है। ये 4 शनिवार होते हैं और हर शनिवार को 475 पर्यटक आते हैं। तो इसका जो योग हो जाएगा ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 29 30, 4 चौक 16 और 3 19, यानी 1900 पर्यटक हर शनिवार, एक महीने के जितने भी शनिवार हैं उनमें आएंगे। और बाकी दिनों में 340 आते हैं, 340। तो ये हो जाएगा 4 21 चौक 84 की 4 हासिल 8, 21 63 और 8 कितना 71, 7140 ऐड कर लेंगे। 0 4 1 5 9 1 10 5 15 है, ठीक है। 15 5 हासिल 1 7 2 9 1 7 1 8 2 10 और 1 11, मतलब टोटल जो इनका योग है गया ये आ गया 11,550। टोटल योग 11,550, दिन कितने हैं 30। तो औसत आ जाएगा 3 त्रिका 9, ठीक है। 8 24 3 बचे 15, 3 त्रिका 9 10 11 2 बचे 3 8 24 1 25 3 15, यानी कि 385 राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। 3 सही 1/7 प्लस 4 सही 3/7 प्लस 7/6 को एक पूर्णांक संख्या बनाने के लिए इसमें से कितना घटाना होगा, देखते हैं। 3 सही 1/7 को करेंगे तो 7 21 1 22/7, ये हो जाएगा 22/7। ये हो जाएगा 4 7 28 29 31 31/7। इनको जब आगे और सॉल्व करेंगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 2 1 3 और 3 2 5, 53/7, ठीक है। 53/7, ये 53/7 प्लस 7/6, 42 एलसीएम। 6 7 छंग 42, 6 तिया 18, 6 पंचे 30 31, ये आ गया 318, ठीक है। प्लस 7 सत्ते 49, तो यहाँ से ये आ जाएगा 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1 4 1 5 1 6 और 3 367 में बटे में 42। देख लेते कितने बच जाएगा। 4 8 32 होते हैं, यानी 8 दूनी 16, 8 चौक 32 1 33, 8 से ही देख लेते हैं। 367 में 42, 8 से भाग दे के देखते हैं। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 1 33, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 3 गए 1, 31 बचा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 सही 31/42। ये इसका टोटल सॉल्व करने पाया, लेकिन हमें चाहिए पूर्णांक। पूर्णांक यानी एक संख्या, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच की जो 0 1 2 3 4 5 ये होती हैं, ये हमें चाहिए, पूर्णांक चाहिए। तो पूर्णांक हमें चाहिए यानी केवल 8 चाहिए। तो हमें इसमें से कितना घटाना होगा, हमें घटाना होगा 31/42। 31/42 घटाएंगे तो हमारे पास में 8 पूर्णांक बच जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। अगले सवाल पर आते हैं। 2 साइकिलों के मूल्यों के बीच अनुपात 7:8 था। 2 वर्ष बाद जब पहली साइकिल के मूल्य में 30% और दूसरी साइकिल के मूल्य में 1500 की वृद्धि होती है तो उनके मूल्यों के बीच अनुपात 15:16 हो जाता है। दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य कितना था, ठीक है। पहली साइकिल का जो मूल्य था वो था 7x, दूसरी का था 8x। ये इनका रेशियो है। पहली में 30% यानी 3/10, 30% की जो फ्रैक्शन होगी ये होगी 3/10, यानी पहले कोई चीज़ 10 थी तो वो 13 हो गई, ठीक है। तो 7x में वृद्धि होती है 13/10 की हो गई। और यहाँ जो 8x है इसमें वृद्धि कितनी, इसमें हुई 1500 की वृद्धि, 1500 की, ठीक है। तो ये हो गया। इनका जब रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 91x बटे में 10 और 8x प्लस 1500, और इनका रेशियो दे रखा है 15:16। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। 16 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 16 × 16 की 6 हासिल 1, 16 9 144 145 x बराबर में आ जाएगा 150 8x प्लस 1500 प्लस में 1500। जब आगे इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 14 156 6 हैं x बराबर 15 8 120 यानी 1200x
प्लस 15 15 225, 225, 2 ये 0 1 ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सोलह सौ छप्पन, ये 1200 इधर आएंगे, ये हो जाएगा, ये घट जाएंगे तो ये यहाँ पे बचेंगे 256 x बराबर 22,000, कितने 3 जीरो हैं, 2,25,000। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बटे में 200, जो कि हमें दूसरी साइकिल का वैल्यू चाहिए, और दूसरी साइकिल की वैल्यू थी 8x, ठीक है। तो हमें 8x की वैल्यू चाहिए, हमें यहाँ पे 8 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 8x बराबर हो जाएगा, बराबर 8 से काटेंगे, 8 से 24, 8 दूनी 16 32, और 32 से 7 दूनी 14, 7 या 21, 1 1 22, यानी 232 से काटेंगे इसको तो ये आ जाएगा 7 बार, ठीक है। बचेगा 1, 1 में भाग नहीं जाएगा 0, ठीक है। एक और आ जाएगा कितना 100, 3 6 3 से का 9 96, यानी 3, 703 आएगा। 703 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं। कहता है आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13.35 मीटर और 11.55 मीटर है। इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? तो जो वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी वो होगी, फार्मूला होगा कमरे का क्षेत्रफल बटे में टाइल का क्षेत्रफल। इतनी आवश्यकता होगी उसे, ठीक है। पूरे कमरे में इतनी टाइलों की आवश्यकता होगी, तो हमें कमरे का क्षेत्रफल तो यहाँ से निकल आएगा। सबसे पहले इनको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1435 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 1155 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमें टाइल्स का क्षेत्रफल चाहिए, तो हमें अधिक से अधिक टाइल चाहिए, यानी कि जो टाइल बड़ी से बड़ी टाइल चाहिए होगी, और जो हमें बड़ी से बड़ी टाइल चाहिए होगी तो हम इनका HCF निकालेंगे। चलिए ठीक है, इनका HCF भी निकाल लेते हैं अपनी देसी विधि। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 13 14, 5 चौकू 20 और 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 11, 5 दूनी 15, 5 एकम 5, 2 से 31। अब इसको काटेंगे 7 से, 7 7 21, 22 23 24, ठीक। कितना हो जाएगा ये 3, 7 से नहीं कटेगा क्या ये, 7 21 22 23, 2 ये तो कट रहा है 7 से, तो इसको भी कटना चाहिए। 1 मिनट, कुछ पानोनी 10, 4 14, 5 9 8 40, यहाँ से 8 आएगा, ठीक है। 7 दूनी 14, सॉरी 5 दूनी 10 और 4 14 43, 5 से 8 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 8, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7 1 7, और ये हो जाएगा 7 21, 7 21 ये 33 आ गया, ठीक है। अगर हम इनका अंतर निकालें, इन दोनों का जो अंतर है ये निकालें, तो ये कितना आएगा, 5 में से 5 गए 0, 13 में से 5 गए 8, 4 में से 1 गया, यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, यानी इनका जो अंतर है वो 280, यानी HCF 280 हो गया। 280 का कोई फैक्टर होगा, अब 280 तो होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों के बाद में 0 नहीं है, 280 के लिए 0 होना चाहिए, ये होगा नहीं। इनका फैक्टर देख लेते हैं। अब जब ये सब इनके फैक्टर हैं तो इसके भी फैक्टर होंगे। 41 से कटेगा नहीं 280, ठीक है। 33 से कटेगा, 33 से भी नहीं कटेगा। अब देख लें, 7 7 5 35, 35 से कट जाएगा, 5 56 30 और 36 18 देखते हैं, 8 5 40, 8 3 24, हाँ 8 बार कट जाएगा। तो HCF जो आ गया, ये आ गया आपका 35, यानी कि जो टाइल की भुजा है वो 35 है। टाइल की भुजा जो 35 सेंटीमीटर है। चलो कुल टाइलों की संख्या भी निकाल लेते हैं। तो कमरे का क्षेत्रफल आ जाएगा 1435 मल्टीप्लाई 1155 अपॉन में 35 इंटू 35। 5 से इसको काटेंगे, ये 7 बार, ये काटेंगे 7 बार, ये आ जाएगा आपका 287 इंटू 231, ठीक है। यही आ जाएगा। बाद में जो 7 से काटेंगे
तो यही निकल के आ जाएगा। तो बाद में आएगा 41 मल्टीप्लाई 33, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3 एकम 3, 3 चौकू 12, यानी कि 123, 1230 में 123 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1353। 30 + 3 करके निकालेंगे, आ जाएगा आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि होती है तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। 75% खर्च करता है, यानी 75% की जो फ्रैक्शन होती है ये होती है 25 या 75, 3/4, यानी अगर उसकी कुल आय हम 400 मान लें तो उसमें से वो 300 खर्च कर देता है और 100 बचाता है। अब कह रहा है उसकी आय में 50% की, आय में 50% की वृद्धि होती है, यानी 400 का 50%, यानी कि उसकी आय में 200 की वृद्धि होती है, ठीक है। और व्यय में 80% की वृद्धि होती है, यानी 80% की, तो व्यय में वृद्धि होगी 240 की। तो उसकी जो आय हो जाएगी ये हो जाएगी 600 रुपये, और जो व्यय हो जाएगा वो हो जाएगा 540 रुपये। तो यहाँ से उसकी जो बचत हो रही है वो 60 हो रही है। तो पहले बचत 100 हो रही थी, अब 60 हो रही है, यानी यहाँ पे कमी हुई है, 40 की कमी हुई है 100 में। तो 100 पे कितना, 100 पे 100, ये आ जाएगा 40% आंसर, ऑप्शन डी। अगले सवाल पर आते हैं। व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लगे तो मूल समूह में कितने व्यक्ति थे। एक फार्मूला होता है M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, आपने ये पढ़ा भी होगा MDH फार्मूला। तो यहाँ से मैन कितने हमने मान लिया, प्रारंभ में जो आदमी थे वो थे X, ठीक है। तो यहाँ से X आदमी पहले हो गए, दिन कितने लगते 20 बराबर H है नहीं तो H को छोड़ देंगे। बाद में आदमी कितने हो गए, 5 अनुपस्थित है तो X - 5, तब दिन कितने लगे 24। तो ठीक है, यहाँ से आगे 20X, 24 का X में मल्टीप्लाई करेंगे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -24X बराबर -5 को 20 और 5 10 2 12 120, ठीक है। यहाँ से -4X बराबर -120, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से x बराबर आ गया 30, और यही x थे जो हमने पहले आदमी माने थे, यानी जो प्रारंभ में आदमी थे वो थे 30। अगले सवाल पर आते हैं। एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से, 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से तय की। इस पूरी यात्रा में उसे 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की गति से 3 गुनी और स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी है तो स्टीमर की चाल है, ठीक है। ये है हॉर्स, ये है ट्रेन और ये है स्टीमर, ठीक है। हॉर्स की चाल अगर 1 है तो इससे 3 गुनी ट्रेन की चाल है, और स्टीमर की चाल से 1.5 गुनी, यानी स्टीमर की 2 होगी तभी तो इसकी 15 दूनी 30 3 होगी। तो ये इसकी चाल आ गई। एक फार्मूला आता है टाइम बराबर डिस्टेंस, दूरी बटे समय, समय चाल बराबर दूरी बटे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ से हम इनका समय निकाल लेंगे कि 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से कितने में करने में कितना, ये जो रेशियो आ गया इनकी चाल का आ गया, ठीक है। ये इनकी स्पीड का आ गया, ये स्पीड है। अब हम समय निकालेंगे। सबसे पहले 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से की 120 किलोमीटर की यात्रा, डिस्टेंस कितनी है 120, ठीक है। बटे में स्पीड कितनी है स्टीमर की 2, स्टीमर की स्पीड है 2 यूनिट, प्लस ये इसका समय हो गया। उसके बाद में 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से, 450, रेलगाड़ी की स्पीड है 3 यूनिट, ये यूनिट है, ठीक है। यूनिट मान लो या एक्स मान लो, एक्स मान लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। दो एक्स 3x प्लस 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से, डिस्टेंस है 60, स्पीड है x। ये इन तीनों से यात्रा करने में उसे जो समय लगा वो आ गया, लेकिन समय दे कितना रखा है 13 घंटे 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब है 1.5 घंटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 है ना, हाँ 13 सही 1/2 ओवर इसके इक्वल है ये,
चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6x, यहाँ से इनका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 6x एलसीएम आ गया, 2 से 3 और 2 3 6, x से x खत्म तो बातें 24, तो ये आ जाएगा 240 प्लस 3 दूनी 6 और 45 दूनी 90, ये आ जाएगा 900, ये 56 70, ये आ जाएगा 360 बराबर में आ जाएगा 13 दूनी 26, 27/2, 27/2। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको 0, 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 1 4, 4 2 6, 9 6 15, ये आ गया 1500 बटे में 6x और बराबर में आ जाएगा 27 बटे में 2। चलिए देखते हैं, 2 से काटेंगे 3 बार, तो यहाँ से जो 1500 बराबर है, ये आ गया आपका 27 3 81 x, ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1500 बटे में 81, ये है x की वैल्यू। और पूछा गया है तो स्टीमर की चाल, स्टीमर की चाल कितनी थी, 2x 3x x और 2x, स्टीमर की चाल थी 2x, तो 2x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 2x बराबर आ जाएगी, इसमें 2 का गुणा कर देंगे 1500 बटे में 81 × 2, काट लेते हैं, 3 से ही काट लेते हैं, 27, 3 से 5 500, ठीक है। और 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा, कुछ गलत हो रहा है, ये सॉल्व कर लेना, आप ऐसे ही सॉल्व होगा, कहीं पे कुछ मिस्टेक होगी कैलकुलेशन में वो देख लेना। चलिए अगले सॉल्व पर आते हैं। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दाई के अंक से 4 अधिक है, यदि दी गई संख्या और इसके अंकों का एक गुणनफल 370 तो संख्या होगी। दी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दाई के अंक से 4 अधिक है, इसमें तो दाई का अंक अधिक है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, या तो ऑप्शन ये होगा या फिर ये होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यदि दी गई संख्या और इसके अंकों के योग, दी गई संख्या 26 है, इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा 8, तो ये तो 370 होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा एक ही ऑप्शन बचा 37 में इसके दी हुई अंकों का योग हो जाएगा 10, तो ये 370 आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। रोहित अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य के 30% अधिक मूल्य अंकित करके उनको 13.5% की छूट देता है। यदि वह किसी वस्तु को इतने में बेचता तो उस वस्तु का मूल्य रुपए में क्या था, ठीक है। कोई वस्तु प्रारंभ में 100% होती है, 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी वो 130 अंकित करता है, और उन पर 13.5 की, यानी 100 पर जब 13.5 की छूट देगा तो ये हो जाएगा 13 की छूट देगा तो ये 87 आएगा, और 0.5 यानी 86.5। वो जो वस्तु बेचता है वो 130 का 86.5% में बेचता है, और ये जो वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है 10 12 0.05। चलिए यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, 100% की वैल्यू निकालेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 12 0.5 अपॉन में 130 इंटू 86.5, 0.5 हटाएंगे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, इंटू में 100, क्योंकि हमें 100 की वैल्यू चाहिए है, एक 0 से ये 0 ख़त्म, ठीक है। 5 से काट लेते हैं पहले, 5 एकम 5 3 8, 5 7 35, 1 36 और 5 3 15 यानी 173, और इसको काटेंगे तो ये जाएगा 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 2 12, 5 चौको 20 और 5 एकम 5, ये इतना आ जाएगा। अब 13 से 100 को काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, 20 24 13 एकम 13 बचा 7 72 हुआ, ठीक है। 13 5 65, ठीक है, कितना बचा 7 बचा, फिर 4 आया, 13 5 65, 9 बचा, 13 7 91,
अपॉन में 173। अब 173 इसको काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, इनटू में 10, ये कटेगा 90 बार, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 900 रुपये। ऑप्शन ए। अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। उस मूल व्यास का सेंटीमीटर क्या होगा जिसके क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर हैं। तो पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा 4/3 पाई r1²। दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 4/3 पाई r2²। ठीक है, ये 4 गुना है बटे में जो बड़ा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4/3 पाई r²। ये इसका 4 गुना है, ये 4 गुना है, क्योंकि कह रहा है उस वृत्त का व्यास क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग का 4 गुने के बराबर है। यहाँ से हम 4/3 पाई कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4 × 4/3 पाई कॉमन, तो ये हो गया r1², ये 16 आ गया, r2 3 से का 9 आ गया, ये आ गया 4 पाई r², 4/3। ठीक है, 4/3, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, 16 9 25 और 25 चौको ये आ गया 100 बराबर है r²। तो r की वैल्यू जो आ गई ये आ गई 10, ये r की वैल्यू है, हमें व्यास चाहिए यानी 2r, ये हो जाएगा 20। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेट में अगले शिफ्ट के पेपर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।